नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें और साथ ही उनके अनुभवों के आधार पर करेंगे सलाह मशवरा। तो आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है श्री राहुल सिंह, जिनके पास तजुर्बा है 20 सालों का पत्रकारिता का, और वो भी अलग अलग प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल में उन्होंने पत्रकारिता की है और कई ऐसे खुलासे भी किए हैं आरटीआई के तहत अलग अलग जानकारियां निकालने के बाद। तो आज उनके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त की। तो चलिए आज हम उनसे जानते हैं सूचना के अधिकार के तहत किस तरीके के केसेस उनके पास आते हैं, किस तरीके की वे सुनवाई करते हैं और लोगों को एक न्याय दिलाते हैं। तो नमस्कार राहुल सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका पत्रकारिता में एक अच्छा तजुर्बा रहा है और आप अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में आपने रिपोर्टिंग की है। अगर आज के दौर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, तो क्या समझते हैं आप? देखिए, चेंजेस जैसा आपने कहा है कि बेसिकली टेलीविज़न जो है एक बहुत ही ड्रामेटिक मीडियम है, तो हमेशा उस पर एक विवाद तो उठता रहा है। जो टेलीविज़न जो कवरेज करता है, न्यूज़ चैनल जो कवरेज दिखाते हैं, न्यूज़ तो कई लोग कहते हैं कि न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, ड्रामा ज़्यादा है। तो ये बात सही है कि अगर आप पुराने दौर से आप देखेंगे और लगभग पूरी पत्रकारिता को ही देखेंगे, तो जो पहले का दौर था एक फ्री और फियरलेस जर्नलिज्म का, उसमें धीरे-धीरे गिरावट आती जा रही है और ज़्यादा गिरावट आती जा रही है। तो लोग जिस ढंग से पहले खुल करके शासन प्रशासन के विषय को लेकर के पढ़ करके आगे वो करते थे, मुद्दे उठाते थे, तो वो आज के दौर में उतना नहीं होता है और पत्रकारिता एक मैं कह रहा हूँ बदलाव के दौर से तो जरूर गुजर रही है। वहीं हम बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया को आप क्या मानते हैं कि पत्रकारिता में अभी उसका कितना अहम योगदान है? देखिए, सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा अहम रोल है। आप जितने न्यूज़ चैनल को देख ले, मैंने आज तक नहीं देखा है किसी भी घर में कोई न्यूज़ चैनल चल रहा हो, लोग वहाँ पे बैठ करके न्यूज़ देख रहे हैं। अक्सर इवन जो बड़े-बड़े प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल हैं, उनकी भी जो क्लिप्स होती हैं, वो सोशल मीडिया पे ही ट्रैवल करते हुए संबंधित व्यक्ति के पास पहुँचती है और लोग उस पर देखते हैं, फिर बताते हैं कि अच्छा इसमें इनका इंटरव्यू चला है। तो सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है और हर आदमी जिसके जेब में मोबाइल है, वो आज की डेट में पत्रकार है। तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, लोग जो है फटाक से कहीं मोबाइल निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं और वो देखते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चल रहा है, उससे पहले जो है सोशल मीडिया में एक जंगल में आग जैसे फैल जाती है, वैसे ही ये पूरी खबरें जो है वहाँ पर पहले चलने लग जाती है, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ से उठाता है। तो काफ़ी इस वक्त मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है सोशल मीडिया का। खैर, पत्रकारिता एक बहुत बड़ा नया आयाम है जिस पर हम बहुत देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन हम अभी बात करेंगे आपके वर्तमान विभाग से जुड़ी कि आप सूचना आयुक्त हैं और हम जानना चाहिए कि जो सूचना का अधिकार है 2005, जिसकी हम बात करें कि आज 19 साल हो गए हैं 2024 में, जिस जोर शोर से जिस एक्साइटमेंट के साथ 2005 में जब ये लागू हुआ था और अब देखते हैं हम कि उसकी उतनी महत्ता लोग नहीं समझते या लोग उस पर इतना सीरियस नहीं है। वहीं हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में भी यही कि जब जीएसटी लागू हुआ तो बहुत हवा ऐसा ये वो बहुत से उसमें आपत्तियां लगी ये लगी, तो आप क्या समझते हैं कि? देखिए, ऐसा है कि 2005 में जब ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, आपका कहना सही है कि उस समय काफ़ी जोश और उत्साह था सरकारी जो विभाग थे उनमें भी, लोगों में भी, और काफ़ी लोग सूचनाएं ले रहे थे और अधिकारी भी आगे बढ़ कर के सूचनाएं दे रहे थे। धीरे-धीरे मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसमें पूरी गिरावट आई है और जिस आयाम पे अभी पहुँचना था सूचना के अधिकार अधिनियम को, वो पूरा नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में सूचना आयोग की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो वो देखें कि अगर कोई वॉलेशन है तो वॉलेशन पे वो दंडित करें, तभी तो एक रूल ऑफ लॉ बनेगा और उसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के जो अधीन जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो उसके अनुरूप कार्य करेंगे। लेकिन वो हो नहीं रहा है और इसीलिए जो गिरावट है उसके लिए मैं सभी को दोषी मानता हूँ। सर, जैसे आपने कहा है कि दंडित किया जाता है अगर वो कोई भी अधिकारी अगर सूचना नहीं देता है, उपलब्ध नहीं कराता है, तो जब अगर आपके आयोग की तरफ से ये टीप मिलती है कि उसने उसका उल्लंघन किया है, तो क्या ये उसकी सीआर में भी दर्ज हो जाता है? देखिए, अधिनियम में 3 तरह की कार्रवाई होती है।
एक तो आयोग जो है वो सीधे जुर्माना लगा सकता है, दूसरा अनुशंसा कर सकता है अनुशासनिक कार्रवाई की, डिसिप्लिनरी एक्शन की। लेकिन अगर डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया तो डेफिनेटली वो तो सीआर बुक में जाती ही जाती है। और इसके अलावा हर्जाना जो है वो हर्जाना दिया जाता है, कंपनसेशन। अब आयोग ने अगर किसी अधिकारी को कंपनसेशन दे दिया तो आप यकीन मानिए कि अगर वो चाहे 1 रुपये का कंपनसेशन या 500 रुपये का कंपनसेशन हो, वो अगर विभाग को देना पड़ता है तो वो विभाग को फिर अगर देना पड़ेगा तो वहाँ का जो अकाउंट ऑफिस है, लेखा अधिकारी है, वो उसको फिर दर्ज करेंगे। उसमें रीज़न लिखना पड़ेगा उनको कि ये किस वजह से ये 2 रुपये भी जा रहे हैं उनके विभाग के। तो उसमें फिर वो उनके सीआर में चले जाएगा, क्योंकि ये डिरेक्शन ड्यूटी के तहत ये हर्जाना देना पड़ा है। तो और साथ में हम लोगों ने अब एक आयोग में एक प्रैक्टिस सुनिश्चित की है। होता ये कि जब भी हम जुर्माना लगाते हैं, अधिकारी जुर्माना जमा नहीं करते हैं या फिर वो हाई कोर्ट से स्टे ले आते हैं। फिर हाई कोर्ट ने मान लीजिए उनका स्टे खारिज भी कर दिया, बाद में उनके अगेंस्ट फैसला सुना दिया, यहाँ कोई अपडेट होता नहीं है। तो हमने कहा है कि जैसे ही जुर्माना अगर उन्होंने जमा नहीं किया तो उनके सर्विस बुक में इसको दर्ज किया जाए कि उन्होंने जुर्माना जमा नहीं किया है, और अगर वो हाई कोर्ट से स्टे ले आए हैं तो उसको अपडेट किया जाए सर्विस बुक में। और अगर बाद में भविष्य में मान लीजिए कि हाई कोर्ट उनके विरोध में फैसला सुनाता है या पक्ष में फैसला सुनाता है, उसको भी अपडेट किया जाए। और उनके विरोध में फैसला सुनाता है हाई कोर्ट, तो फिर उसमें ये जो वसूली है उनके जुर्माने की, वो उनके रिटायरमेंट के समय उनके देयकों से वसूल करके विभाग में जमा किया जाए, सूचना आयोग में जमा किया जाए। तो सर ये बहुत मतलब अच्छी बात है कि लेकिन आपने इसको लागू कराया। मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये बहुत ही अगर इसमें एक ही चेंज आ जाए पूरे सूचना के अधिकार अधिनियम में, अगर ये सर्विस बुक में ये सुनिश्चित कर दिया जाए, अधिनियम में अगर कोई अमेंडमेंट हो और इसको सुनिश्चित कर दिया जाए कि इनके सर्विस बुक में ये वॉल्यूशन दर्ज होने लगे, तो मैं बता रहा हूँ रातों रात सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पावरफुल एक्ट बन जाएगा और सारे अधिकारी तत्काल इसमें जानकारी देने लगेंगे। कोई इसमें इस तरह का रिस्क नहीं लेगा कि भाई ये जानकारी हमने रोकी है। तो इस तरह की जो आजकल हिमाकत करते हैं लोग, क्योंकि सिर्फ मात्र 25,000 रुपये की बात होती है, तो बोलते हैं अच्छा क्या ही हो जाएगा, फिर बाद में हो सकता है कि कार्रवाई भी ना हो, ये भी हो सकता है। तो ये जो एक परंपरा सी बन गई है सूचना को रोकने की, उस पर मुझे लगता है कि अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है तो वो काफ़ी हद तक जो है वो सुनिश्चित हो पाएगी व्यवस्था सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुरूप। तो सर जो ये संशोधन आप कह रहे हैं कि आरटीआई अधिनियम के तहत होना चाहिए, तो ये अभी जैसे संशोधन ऐसा, और आप क्या समझते हैं कि क्या संशोधन होना चाहिए कि आरटीआई जो एक्ट है और ज़्यादा पावरफुल हो जाए? जैसा मैंने बताया कि ये जो एक संशोधन है वही एक संशोधन मुझे लगता है कि वो काफ़ी रहेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो मिसयूज़ है सूचना का अधिकार अधिनियम का, आरटीआई का मिसयूज़ की खबरें भी काफ़ी आती रहती हैं। तो इसमें अभी तक अपीलार्थी के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती है। कई मामले हमारे सामने ऐसे आते हैं जहाँ पर जो अधिकारी है और जो आरटीआई आवेदक है, दोनों मिल जाते हैं, फिक्सिंग हो जाती है। और उसके फिक्सिंग की तरह फिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल, तो वो फिक्सिंग हो जाती है और उसके बाद फिर उस मामले में वो लोग अपना कहते हैं कि हमें अब इसमें कोई कार्रवाई नहीं करवानी, हमें संतुष्टि का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो उसमें हमने हालांकि मैंने तो उसमें रिजेक्ट करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर दी है अधिकारी के विरुद्ध। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस कानून में भी अगर प्रोविजन हो कि जो इसका मिसयूज कर रहे हैं जो लोग, उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई का प्रोविजन हो, तो और भी इससे सशक्त बनेगा कानून। आपके पास बहुत से केसेस आते हैं, अलग अलग विभागों से केसेस आते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस विभाग से आपके पास में एप्लीकेशंस आती है जिसका निराकरण आपको करना ही होता है, और जल्दी करें तो बहुत अच्छा रहता है कि आम आदमी को उसको फ़ायदा मिलता है? देखिए क्या है, आम आदमी कोई अपनी राजी खुशी से तो कोई आरटीआई लगाता नहीं है। आदमी जहाँ परेशान होता है वहीं आरटीआई लगाता है। और सबसे ज़्यादा जो है गांव में जो लोग रहते हैं, वो हमारे गांव के जो भाई लोग हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। वहाँ की जो विकास की योजनाएं हैं, वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसकी शिकायतों की, उसकी जानकारी लेने के लिए वो लोग आरटीआई लगाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आरटीआई, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा आरटीआई इस वक्त गाँव में दायर हो रही है। और वहाँ पर जो हमारे हज़ारों पंचायतें हैं, वहाँ पर आरटीआई लगाई जाती है। नंबर 1 पर पंचायत है, और उसके बाद फिर नगरीय निकाय जो हैं, जो नगरीय परिषद है, वहाँ पर आरटीआई दायर होती है। जहाँ लोगों को पब्लिक डीलिंग की बात आती है, जो रोजमर्रा के काम में आपको सड़क की बात आ गई, पानी की बात हो गई, बिजली की बात हो गई, जो कि जैसे नगरीय परिषद का विषय है या फिर पंचायत का विषय, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आरटीआई लग रही है। सर मैं जानना चाहूँगी कि आपके इतनी सारे केसेस आते हैं, तो ऐसा कोई केस जो बहुत ही पेचीदा हो और आपने उसकी सुनवाई की हो और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी तुरंत हुई है और लोगों को उसका फ़ायदा भी मिला हो, ऐसा कोई केस? देखिए कई बार हुआ, मेरा जो काम करने का तरीका है बहुत ही प्रोएक्टिव रहा है। तो मैं बहुत जो कागजी कार्रवाई में ज़्यादा नहीं उलझाता हूँ लोगों को, कि वो एक जो पुराना एक जो ढर्रा चला आ रहा था कि बाबा आदम ज़माने का, कि पहले रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगा, फिर 1 महीने में रजिस्टर्ड पोस्ट डिलीवर होगी, नोटिस डिलीवर होंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। मेरे पास तो कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर आवेदक आया है, उसने अपनी कंप्लेंट दी है, वो मिलने आया, उसने कहा है कि बहुत ज़रूरी है ये योजना, ये जानकारी,
तो हमने फिर उसमें 2-3 घंटे के अंदर ही उसकी सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद उसका ऑर्डर निकाला और उसके बाद फिर बाकायदा उस ऑर्डर को भेज करके व्हाट्सएप पर भेजा गया उस ऑर्डर को अधिकारी को, और अधिकारी को बोला इसकी तामीली करा करके आप तुरंत इसकी जानकारी भेजिए हमें व्हाट्सएप पर, और जानकारी भी मंगवा ली। तो 3-4 घंटे के अंदर ये पूरा प्रकरण जो है हमने समाप्त भी कर दिया, जानकारी दिलवा भी दी। वो आवेदिका बहुत परेशान हो रही थी, पेंशन से रिलेटेड मैटर था, महिला वहीं विभाग में काम करती थी और उनको उनके पेंशन से रिलेटेड जानकारी ही नहीं दे रहे थे अधिकारी। तो आप देखिए कि इसमें हमने तो जहाँ इस तरह की सेंसिटिव मैटर्स होते हैं वहाँ हम लोग खुद बहुत प्रोएक्टिव लेकर के, मैं खास तौर से बहुत प्रोएक्टिव होकर के काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि इसमें कागजी कार्रवाई की अपनी एक जो एक व्यवस्था है, जहाँ हम 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने की सुनवाई चलती है, तब जाकर के जानकारी दिलाई जाती है या तब जाके पूरे प्रकरण का निराकरण होता है। तो ये डिपेंड करता है, जो अधिकारी उसको सुनवाई कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे सुनवाई कर रहा है। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि 2 घंटे के अंदर में जो सुनवाई की आपने और उसके बाद संबंधित जो अधिकारी था उसको व्हाट्सएप पे आपने भेजा कि ये जानकारी हमें तुरंत उपलब्ध कराई जाए, और उन्होंने भेजी। तो जब ये बात हुई तो उसके बाद भी क्या जो वो अधिकारी है उसको फिर भी उसको पेनलाइज करने का आपके पास अधिकार रहता है? बिल्कुल, देखिए पेनल्टी का प्रोविजन अपना अलग है, उन्होंने वॉयलेशन जो किया है उसकी तो अलग कार्रवाई चलेगी। जी जी। ये तो सिर्फ जानकारी को इंश्योर करवाया है कि जानकारी उस समय मिल जाए, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि एक ब्यूरोक्रेसी में जो एक लाल फीताशाही, एक ढर्राशाही जो चलती है उनकी, तो उसमें हमने कहा कि उसको कैसे आप प्रोएक्टिवली उसको आप काउंटर कर सकते हैं। तो वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि कैसे हमने उसको तुरंत जानकारी वापस ले ली, हमने उनसे मंगवा ली जानकारी को। लेकिन जहाँ तक पेनल्टी का प्रोविज़न है तो उसके लिए तो अपनी प्रक्रिया है, वो तो उसको बिल्कुल वो अपने उस पे चलेगी उनके अगेंस्ट अधिकारियों की। सर ऐसी ही बहुत सी बातें हमारे पास में है, बहुत से स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैं आपसे जानना चाहूँगी, अलग अलग विभागों से जुड़े हैं। तो यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर मैं स्पेसिफिक आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन से विभाग में किस तरीके की जानकारियाँ के लिए लोगों ने आवेदन लगाया और उनको वो जानकारी नहीं मिल पाई है। भाई यहाँ तो वैसे ही महुआ में है, यहाँ की अलग ही खुशबू है।
सुरेंद्र माधवी तो सर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जैसे हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का जब हमें नया नंबर लेना हो उसके लिए अप्लाई करना होता है, तो अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाता है। और उसके बाद जब हम सीए के थ्रू हम जाना चाहते हैं कि हमें जीएसटी का नंबर चाहिए, तो उनका कहना होता है कि अगर आप जीएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले वो रिजेक्ट हो जाएगा और उसके नीचे कंसर्निंग जो ऑफिसर है उसका नाम लिखा रहेगा और आप उनसे मिलेंगे तो उसके बाद आपको जीएसटी का नंबर अलॉट हो जाएगा। तो जब क्या उसमें कमियां रह गई थी, क्या रिजेक्शन था, अगर हमें इसकी जानकारी लेना हो आरटीआई के तहत क्या ये जानकारी हमें मिल सकती है? देखिए बिल्कुल स्वयं की जानकारी है और ये लेने का अधिकार है किसी भी जी। व्यक्ति को। जी। तो उसमें ऑलरेडी आरटीआई अधिनियम के तहत जो है जितनी नोटशीट होती है, ओपिनियन होते हैं, वो सारे दस्तावेज उस फाइल में लगे हुए हैं जी। जो जिस पर उन्होंने रिजेक्शन अगर कुछ नोट किया है या फिर उस फॉर्म पर उन्होंने रिजेक्शन का कोई रीज़न नोट किया हुआ है, वो सब उसकी कॉपी आप लेने के हकदार हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं स्पेसिफिकली जैसे हम भोपाल की बात करें तो किसी एक सर्कल में की हम जानकारी मांगना चाहें कि कितने आपके पास एप्लीकेशंस आए और कितनों को आपने रिजेक्ट किया और उसके बाद रिजेक्ट होने के बाद आपने जिनको अलॉट किया, क्या इसकी जानकारी लेने के हकदार हम हो सकते हैं क्या? देखिए ये तो बहुत ही जेनरिक जानकारी है कि टोटल नंबर ऑफ कितने उनके पास आए हैं जीएसटी के एप्लीकेशंस और कितने में रिजेक्शन हुआ है। अगर ये सिर्फ नंबर बेस्ड जानकारी है तो आप ले सकते हैं। इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम में जो जानकारी रोकने का प्रोविजन है वो सिर्फ धारा 8 में है और 9 में है। तो धारा 8 और 9 में सिर्फ वो आधार जानकारी का बन सकता है जैसे व्यक्तिगत कोई जानकारी हो, कमर्शियल कॉन्फिडेंस की कोई जानकारी हो। तो मेरा कहना है कि अगर किसी ने अप्लाई किया है जीएसटी के नंबर के लिए, आप उसकी जानकारी नहीं देना चाहता है विभाग, तो वो ना दे। लेकिन कम से कम जो नंबर और जेनरिक इन्फॉर्मेशन है कि कुल कितनी एप्लीकेशंस आई और कुल कितनों में रिजेक्शन हुआ है, तो ये तो बताना चाहिए उनको। और ये आरटीआई अधिनियम के तहत देने योग्य जानकारी। वन विभाग का एक और उपक्रम है, हम लघु वनोपज संघ की अगर हम बात करें, वहाँ पर करोड़ों की जड़ी बूटियाँ खरीदी जाती है, बेची जाती है और कई दवाइयाँ बनती है आयुर्वेदिक। तो जब भी अगर वहाँ पर हम आरटीआई के तहत जानकारी अगर मांगते हैं तो कहा जाता है कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं है। अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? देखिए वन उपज संघ ने अवैध ढंग से, इलीगल तरीके से अपने आप को आरटीआई अधिनियम से बाहर रखा है। जी। आयोग ने, सूचना आयोग ने पहले ही उनको इसके दायरे में लाते हुए आदेश पारित किया था, वो उसके अगेंस्ट चले गए, स्टे लेकर के आ गए। जी जी। लेकिन आप देखेंगे कि वन उपज संघ के जितने अधिकारी हैं वो शासन से अपनी सैलरी लेते हैं, शासन के नियंत्रण में पूरी संस्था चलती है। बिल्कुल। और जो कि आरटीआई अधिनियम में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि पब्लिक अथॉरिटी कौन है, जिसके ऊपर शासन का नियंत्रण हो या जो शासन के कानून के तहत चलते हो या फिर जहां पर शासन का पूरा कंट्रोल हो। तो ये सारी चीजें यहाँ लागू होती है, उसके बावजूद ये जानकारी देते नहीं है। तो ये जब इन्होंने कहा है कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं है, तो ये मतलब किस तरीके से उसको अलग रखा गया है? जी हाँ, देखिए इसका कारण क्या ये है? देखिए मैं तो बता रहा हूँ कि वो तो इलीगल तरीके से किया है, लेकिन अब उसको वो अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, जैसे वन विभाग है, उसको तो कुछ ना कुछ जानकारी भेजते ही हैं जी। वो लोग। तो आप वन विभाग तो चूंकि आरटीआई के दायरे में आता है, तो वन विभाग से वो आप जानकारी ले सकते हैं कि वनोपज संघ ने क्या क्या फाइलें आपके पास भेजी हैं, क्या उसमें क्या दस्तावेज हैं। ये तमाम जानकारियाँ जो उनके कंट्रोल में है, वन विभाग के कंट्रोल में है, वो दस्तावेज आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब तक हाईकोर्ट वनोपज संघ का फैसला ना करे तब तक उसको वो जानकारी वहां से तो नहीं उपलब्ध हो पाएगी। तो हम वन विभाग के थ्रू हम उस जानकारी को ले सकते जी हाँ। हैं। जी। तो सर जैसे मैं जानना चाह रही थी, एक महत्वपूर्ण विभाग नगर निगम की ही हम बात करें। उसका एक सही तरीका मैं बताता हूँ। जब भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है आरटीआई में और आपको लगता है कि आपके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं कि आपको क्या चाहिए और आगे हो सकता है और कोई बॉटलनेक आपको सामना करना पड़े और कोई जानकारी आपकी जरूरत पड़ जाए, फिर आपको आरटीआई लगानी पड़ी, तो सबसे आपको कुछ नहीं करना है, आप उसमें एक आरटीआई लगाइए और आरटीआई में ये लिखिए कि मुझे इस फाइल का इंस्पेक्शन करना है। सेक्शन 2 में इंस्पेक्शन का प्रोविजन है और इंस्पेक्शन करने के बाद मेरे द्वारा चिन्हित दस्तावेज मुझे प्रदाय किए जाए। तो जब आपके पास पूरी फाइल वो रख देंगे, फाइल में रखने के बाद फिर आपके पास जो भी उसके काम के दस्तावेज होंगे आप उसको देख लीजिए, वो आप उसमें से उसकी कॉपीज ले लीजिए।
तो फिर आपको भविष्य में आपको वापस बार-बार आरटीआई लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार में पूरी फाइल आप एक्सेस कर लेंगे। जी जी। तो तो मतलब मुझे लगता बिल्डिंग है परमिशन के सीधे फाइल ही हम लोग हाँ, सीधे आरटीआई की फाइल ले तहत लीजिए निकालें। आप, पूरी फाइल की उसकी पूरी स्वीकृति कैसे हुई है, वो तमाम चीज़ें जो हैं, अप्रूवल है, उसकी नोटशीट है, वो सब तमाम चीज़ें आप बोलिए कि मुझे उसकी पूरी नस्ती फाइल जो है वो उसका पर्टिकुलर अवलोकन किया एरिया की जाए, हम ले लें। मुझे उसका इंस्पेक्शन कराया जाए और इंस्पेक्शन के पश्चात मेरे द्वारा चिन्हित दस्तावेज मुझे प्रदाय किए जाए। सर मैं एमपी टूरिज्म की बात करना चाहूँगी कि वहाँ पर पीपीपी मॉडल पर केरला की तर्ज पर आयुर्वेदिक थेरेपी देने के लिए संस्था अधिकृत की गई है, जो हर होटल्स में अलग अलग। तो हमने ये जानकारी मांगी कि ये जो पीपीपी मॉडल पर जो कोई भी संस्था अधिकृत की है, इससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, कितने टूरिस्ट को फ़ायदा हुआ है, इससे एमपी टूरिज्म को क्या आय हुई है, क्या जीएसटी मिला है, इसकी जानकारी जब हमने उनसे मांगी तो कहा है कि ऐसी कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। देखिए, ये कहना सिर्फ़ इतना कह देना कि कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, मेरा उसमें ऑब्जेक्शन रहता है हमेशा। मेरा कहना है कि जानकारी नहीं होने का आधार क्या है? क्या वो जानकारी तैयार ही नहीं हुई है? क्या वो जानकारी नष्ट हो गई है? ये स्पेसिफ़िक इनको बताना चाहिए। अगर वो मान लीजिए कि एग्ज़िस्ट करती नहीं है, तो ठीक है। तब तो उसपे कोई विवाद की स्थिति नहीं है। लेकिन एग्ज़िस्ट करती है, उसके बाद वो जानकारी क्या तैयार हो रही है या फिर इसलिए नहीं आपको दे पा रहे हैं क्योंकि वो फाइल कहीं और गई हुई है, इस वक़्त किसी अन्य विभाग में पड़ी हुई है अप्रूवल के लिए। तो उसका रीज़न तो स्पेसिफ़िक होना चाहिए और अगर स्पेसिफ़िक नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि भ्रामक जानकारी दी है। तो उसमें फिर मैं वही कहूँगा कि इसमें फिर वापस आप इसमें प्रथम अपील करिए और द्वितीय अपील करवा करके फिर इसको जो फिर से सूचना आयोग में। दोषी अधिकारी है, जो जानबूझ के आपको लग रहा है कि इसमें जानकारी को रोका जा रहा है, हमें ये इस बात का तो ज्ञान होना चाहिए कि कम से कम वो जानकारी क्या एग्ज़िस्ट करती है या नहीं करती है। और अगर जानकारी एग्ज़िस्ट करती है तो इसका मतलब है अधिकारी ने हमें गुमराह करते हुए ये जानकारी दी है कि ये जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो फिर उसमें हमें उसमें कंप्लेंट करके और इस मैटर में जो दोषी अधिकारी है उसको दंडित करवाना चाहिए। अब मैं जानना चाहूँगी एक और विभाग की, हम होम डिपार्टमेंट की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अगर हम बात करें तो हर थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया गया है कि तो जब इस तरीके की बात आती है और हम स्पेसिफिक किसी दिन की अगर रिकॉर्डिंग मांगना चाहे तो हमें मिल नहीं पाती कि कुछ ना कुछ रीजंस दे दिए जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ये सीसीटीवी जो थाने में लगाए गए हैं उसका जो रीज़न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। थानों में जो जातियाँ होती हैं, एक आम आदमी जाता है, आम आदमी परेशान हो जाता है, उसके साथ मारपीट तक कर दी जाती है। और ये सब जो अत्याचार होता है थानों के अंदर, बंद थानों के अंदर कमरों में, उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए और पूरी जो व्यवस्था वो पारदर्शी बने, कसावट आए थानों के कामकाज में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सीसीटीवी इंस्टॉल करने का प्रावधान किया था। मेरे पास कई ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर थानों की सीसीटीवी फुटेज मांगी जाती है, लेकिन अक्सर जो पुलिस विभाग है उनका यही जवाब आता है कि एप्लीकेशन लेट से मिली, फुटेज डिलीट हो गए या फिर उस दिन फला तारीख को वो पावर फेलियर हो गया, उसमें अंदर इंटरनल फॉल्ट हो गया, मशीन ख़राब थी, इसलिए वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग नहीं थी। लेकिन इसमें अब हमने उस समस्या से निजात पाने के लिए मैंने एक महत्वपूर्ण आदेश प्रदेश में सभी थानों के लिए निकाला है। इसमें जो डीजी मध्य प्रदेश पुलिस हैं, उनको हमने निर्देशित किया है कि आप ये सुनिश्चित करिए कि प्रदेश में जहाँ भी किसी भी थाने में अगर सीसीटीवी फुटेज मांगा जाएगा आरटीआई के तहत, तो तत्काल प्रभाव से जैसे ही आरटीआई आवेदन उनके डेस्क पर लैंड होगा, उसी समय उस सीसीटीवी फुटेज को वो सुरक्षित रखें। तो जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाए, अपील का निराकरण नहीं हो जाए सूचना आयोग के समक्ष, तब तक वो सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाए। ये आदेश हमने जारी किया है। अगर आज की बात की जाए तो अभी आप सुर्खियों में हैं अखबारों में कि आपने एक ऐसा आदेश निकाला है, सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ है, तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, क्योंकि अखबारों में तो ये बात आई है लेकिन गाँव तक शायद ना पहुंच पाई हो। तो दूरदर्शन के माध्यम से हमारे जो गांव के जो दर्शक है वहां तक ये बात पहुंच सके और उनको भी ये बात पता चल सके कि सहकारी समितियों में जो घोटाले होते हैं उससे जुड़ा हुआ एक ऐसा आपने आदेश निकाला है कि सबको उसका फ़ायदा हो, तो वो आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो मेरा भी जो रिसेंट एक आदेश है, उसमें हमने जितनी सहकारी समितियां हैं मध्य प्रदेश में, उसको आरटीआई अधिनियम के दायरे में लेकर के आ गए हैं। जी। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो है किसानों का। तो गांव में जो किसान हैं, वो अक्सर परेशान होते हैं। उनको जब खाद्यान्न उपार्जन की बात आती है,
तो वहाँ पे सहकारी समितियाँ उससे डील करती हैं। वहाँ पारदर्शी व्यवस्था नहीं है, उनको मालूम नहीं पड़ता है कि उसमें क्या खाद्यान्न उपार्जन की क्या व्यवस्थाएँ की गई है या नहीं की गई हैं, किस हिसाब से वहाँ पे रेट फिक्स किए जा रहे हैं, या फिर उसमें खाद की बात आती है, खाद उनको चाहिए, बीज चाहिए उनको, या फिर उनके ब्याज का मैटर आता है जब वो लोग ऋण लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ों में पारदर्शी व्यवस्था नहीं रहती है। जी। तो वहाँ पर ये परेशान होते हैं जो सहकारी समितियाँ होती हैं, और मुझे लगता है कि किसान परेशान होते हैं और उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इस आदेश के तहत अब वो जानकारी ले सकेंगे। सहकारी समितियों का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने आएगा, जी। और उसमें जो गड़बड़ियाँ होती हैं, अक्सर हम घोटाले की शिकायतें भी सुनते हैं, भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं सहकारी समितियों में, उन सब पे रोक लगेगी। तो सर ये बहुत ही आपने हमारे किसानों के हित में जो ये आदेश निकाला है, जिससे कि अब सीधे सहकारी समितियों से वो लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एमएसपी से रिलेटेड बात कर सकते हैं, जो बिल्कुल, उनको इसमें कुछ चीज़ें हो मिलती है, लोन वगैरह भी मिलता है कई बार, हाँ, उससे भी पैसा आता है, वो भी नहीं हो पता क्या चल रहा था पाता कि है। जो गाँव में जो किसान थे, वो जब भी सहकारी समितियों को अप्रोच करते थे कि ये जानकारी दे दीजिए, तो उनको जी। मना कर देते थे। उनको जब वो लोग आरटीआई लगाते थे कि हमें ये आरटीआई में जानकारी चाहिए, तो सहकारी समितियाँ कहती हैं कि हमारे ऊपर आरटीआई लागू नहीं होती है। जी। हम अधिनियम के अंदर नहीं आते हैं और हम जानकारी नहीं दे सकते। जब किसान उपायुक्त सहकारिता के पास जाते हैं, वो तो शासन के अधिकारी हैं, बिल्कुल। उनको देना चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो सहकारी समिति जो है, उन पर अधिनियम लागू नहीं होता, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। जबकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय है, वो आराम से वहाँ से जानकारी एक्सेस करके दे सकते हैं, उनके पास सफिशिएंट पावर है। तो हमने फिर सहकारिता के जो उपायुक्त हैं, तो किसान भाई लोग जो हैं, अब सीधे सहकारिता उपायुक्त के पास जा करके उनके पास आरटीआई लगाएंगे। सहकारी समिति में नहीं लगाना है उनको आरटीआई, लगाना है सहकारिता उपायुक्त के पास। जी, जी। और सहकारिता उपायुक्त अब जानकारी देंगे, और नहीं देंगे तो सहकारिता उपायुक्त के ऊपर ही 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, और जानकारी तो फिर आयोग दिलवाई देगा। तो सर आपका वैसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, लेकिन मैं जाते जाते आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है और जिन लोग को अभी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि उनको जानकारियाँ सही तरीके से नहीं मिल पा रही थी, तो उन्होंने सोचा था कि अब सूचना के अधिकार के तहत जानकारियाँ मिलना तो मुश्किल है, उनके लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहिए कि मैं थोड़ा सा इस पूरे जब देखता हूँ सिस्टम में काफ़ी कुछ कमियां हैं, और जब सिस्टम का पार्ट बन के अभी एज अ राज्य सूचना आयुक्त देख रहा हूँ, तो डेफिनेटली काफ़ी कमियां हैं, लेकिन आशावादी भी हूँ, क्योंकि सिस्टम में सुधार की काफ़ी गुंजाइश भी होती है। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे अधिकारी भी हैं, और अच्छे आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। तो संघर्ष लंबा है, बड़ा है, लेकिन मेरा कहना है कि संघर्ष करना होगा। और ये जो जानकारी के लिए जो एक संघर्ष चल रहा है, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक ये जानकारियाँ आप लेंगे नहीं, तब तक उसमें कार्रवाई होगी नहीं। और ये कार्रवाई इसलिए हो पाती है, आप देखिए जितने बड़े इस देश में घोटाले हुए हैं आज तक, उसमें भी आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी ली गई, जानकारी से वो एक्सपोजेस सामने आया है। जी। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक बहुत छोटा-मोटा योगदान नहीं है, काफ़ी बड़ा योगदान है। तो कर रहे हैं, वो करते रहें, और कुछ ना कुछ बदलाव, अच्छा बदलाव तो होगा ही। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।